हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर का जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इससे हम ये जानेंगे कि आखिर अकाउंटिंग की थ्योरी होती क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हम ये समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आखिर होता क्या है। तो मैं ये समझाता हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये होता है कि अकाउंटिंग के रूल्स, कि अकाउंटिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं। अकाउंटिंग करते वक्त उसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि अकाउंटेंट को फॉलो करने होते हैं। इसलिए क्योंकि अगर सब अपने रूल्स के हिसाब से करेंगे अकाउंटिंग को तो सब अलग हो जाएगी, अलग हिसाब से अकाउंटिंग होगी। कोई अगर परचेज की एंट्री को सेल में कर रहा है, या परचेज वो जो हम सेल कर रहे हैं उसको रेवेन्यू ना लेके कुछ एक्सपेंडिचर में लिख रहे हैं, तो ये सब क्या है, अलग अलग रूल्स के हिसाब से हो जाता है। वैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या है, कुछ रूल्स होते हैं जो कि अकाउंटेंट को फॉलो करना होता है। और ये रूल्स बनाता कौन है, ये अकाउंटिंग बॉडी बनाती है जिसका नाम कौन है, वो अकाउंटिंग बॉडी आईसीएआई। वो हम आगे समझेंगे कि होता क्या है, कौन बनाता है, किसका सपोर्ट रहता है, किससे कंसल्ट करते हैं, ये हम आगे देखेंगे। अभी जो है वो देखते हैं हम। तो पहला पॉइंट है हमारा इसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। जो रूल्स हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो उसमें दो रूल्स मेन दे रखी हैं। पहले हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो हम ये देख लेते हैं कि आखिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में लिखा है these are basic assumptions which every accounting assumes to be followed by the business। इसमें ये बताया जा रहा है कि बिजनेस के अंदर जो बिजनेस का अकाउंटेंट होगा वो अकाउंटिंग करते वक्त कुछ उसकी एज्यूम्पशन, बेसिक एज्यूम्पशंस होंगी, कुछ बेसिक एज्यूम्स करेगा वो। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग के रिगार्डिंग ही कुछ बेसिक एज्यूम्पशंस होगी उसकी, जिसको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम्पशंस। ठीक है, वैसे ही हमारा है सेकंड पॉइंट अकाउंटिंग कन्वेंशंस। दे आर द आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस व्हिच हैव बीन फॉलोड ओवर द ईयर। तो एक बार हम ये पढ़ लिए, एक बार हम देख लेते हैं आगे क्या है, अच्छे से बाद में समझेंगे क्या है ये, कितने किस किस चीजों में है ये। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम्पशंस। तो इसमें फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम्पशंस में पहला पॉइंट है गोइंग कंसर्न, कि अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम्पशंस में गोइंग कंसर्न आखिर होता क्या है। तो गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस की लाइफ साइकिल होती है, फोर्सिबल तो फ्यूचर, मतलब फ्यूचर तक जो बिजनेस चलता है उसे हम गोइंग कंसर्न भी बोल सकते हैं। बिजनेस का ऐसा नहीं है कि अभी चला 2 महीने में बंद हो गया, सॉरी 2 साल में बंद हो गया, 1 साल तो चला अगले साल बंद हो गया, ऐसा नहीं है। बिजनेस का जो रूल्स होता है वो क्या होता है कि बिजनेस को हमेशा चलाए रखना। जो बिजनेस का ओनर होता है ये नहीं 2-3 साल में बिजनेस को बंद कर देगा, बिजनेस को क्या करेगा, वो चलाएगा जब तक बिजनेस की लाइफ साइकिल होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मेड बिकॉज़ ऑफ द assumptions ओनली। तो ये देख लेते हैं हम क्या है ये, कोई नहीं हम आगे समझेंगे, बस इतना जानो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, कि बिजनेस का हमेशा चलते रहना, फ्यूचर तक एज्यूम करते हैं बिजनेस फ्यूचर तक चलेगा, ये नहीं कि 2-3 साल में बंद हो गया। ठीक है, फिर हमारा कंसिस्टेंसी, हम ये देख लेते हैं कि कंसिस्टेंसी होता क्या है। अकाउंटिंग इज द assumptions accounting practices once select and adopted should be applied consistently year after year। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हम बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर जो अकाउंटिंग करेंगे उसके कुछ रूल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम ये इस साल फॉलो किया, अगले साल हमने अपने हिसाब से उनके हिसाब से फॉलो कर रहे उसको नहीं। अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल होगा वो हमेशा एक ही रूल्स के हिसाब से चलता रहेगा। ये नहीं कि 2-3 साल से हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, चौथे साल हम क्या किए, अपने रूल्स के हिसाब से कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या है, कंसिस्टेंसी में एक ही रूल के हिसाब से हमेशा चलते रहना होगा। ठीक है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है कब चेंज हो सकता है ये देख लेते हैं। जब लॉ रिक्वायर करेगा कि हाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में चेंजेस आ रहे हैं, तब हम चेंज कर सकते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है कि हाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंज करना है, तब हम रिक्वायर्स वो चेंज कर सकते हैं। हम क्या अपने आप ही चेंज हो जाएगा अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर लॉ बोलता है अगर चेंज करने को। या फिर बेटर प्रेजेंटेशन है किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। हम क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को
बेटर और अच्छे तरीके से अगर प्रेजेंट कर सकते हैं तब इसमें चेंज कर सकते हैं। बस ये 3-4 तरीके हैं, और भी वो तो हम बाद में देखेंगे, खाली बस इतना जान लो। इन तरीकों से क्या इन जैसे लॉ रिक्वायर करता है तो हम चेंज कर सकते हैं रूल्स को, है ना? या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर करेगा, या फिर हम पे अगर बेटर प्रेजेंटेशन है तो भी हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में चेंजेस ला सकते हैं, वरना चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्चुअल, कि एक्चुअल आखिर होती क्या है। तो इसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे बिजनेस है, बिजनेस क्या कर रही है, सामान को सेल कर रही है, कुछ गुड्स को, या फिर बिजनेस की जो एसेट्स है उसको सेल कर रही है। तो जो सेल कर रही है, एग्जांपल में ले रहा हूँ, लिखवा के दिखा देता हूँ आपको। जैसे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर बिजनेस क्या हो रहा है, 5 मई को बिजनेस कुछ गुड्स को सेल कर रहा है, ठीक है, से वो कस्टमर को, पर उसकी जो पेमेंट है 5 मई को ना मिलकर 5 जून को मिल रही है। तो ये क्या है, हम इसकी एंट्री कब रिकॉर्ड करेंगे? 5 मई को ही करेंगे, 5 जून को थोड़ी ना करेंगे। 5 मई को ही रिकॉर्ड करेंगे इसकी एंट्री, जो हम सामान को सेल कर रहे हैं तो इसको हम 5 मई को ही रिकॉर्ड करेंगे, 5 जून को नहीं करेंगे। एक्चुअल में यही है कि जो हम ट्रांजैक्शंस हमारी हो रही है, मतलब जो हमारा सामान सेल हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड कब करेंगे, जिस दिन हमारा सामान सेल होगा। ये नहीं जिस दिन हमें पेमेंट मिलेगी, जिस दिन हमें कैश रिसीप्ट होगा उस दिन हम एंट्री करें, वैसे नहीं होगा। जिस दिन हम सामान को सेल करें उसी दिन उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है? इसके बाद है हमारा पॉइंट अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो देख लेते हैं कि अकाउंटिंग एंटिटी क्या होती है, फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स क्या होती है। तो पहले तो ये हमारा जो ओनर होते हैं बिजनेस के और जो फर्म होती है हमारे, ये दोनों सेपरेट हैं आपस में। मतलब फर्म की खुद की सेपरेट एंटिटी है और ओनर की खुद की सेपरेट एंटिटी है, ठीक है? और जो अकाउंटिंग होती है वो बिजनेस को किस हिसाब से देखती है, जैसे एग्जांपल में जैसे जैसे ओनर है, ओनर की कुछ पर्सनल ट्रांजैक्शंस होगी और बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी, इसको आपस में मर्ज नहीं कर सकते हैं, इनकी ट्रांजैक्शन अलग अलग रहेगी। हम क्या, जो अकाउंटिंग होगी वो बिजनेस को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखेगी, ठीक है, सेपरेट, मतलब कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखेगी, ओनर को उसमें इंक्लूड नहीं करेगी, ठीक है? बस इतना ही है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे ये बिजनेस ओनर है, ये क्या कर रहा है, ये कुछ इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, ये बिजनेस के लिए एक तरीके की लायबिलिटी है, ठीक है? ये आप अभी आगे अच्छे समझेंगे, बस इतना जानो जो मैंने अभी बताया है। तो इसके बाद है नेक्स्ट हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। Transaction event that can be measured in terms of money are recorded। इसमें क्या है, जैसे कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या होगा कि जो अकाउंटिंग होगी, जितनी भी ट्रांजैक्शंस है मनी की टर्म में हो रही है उसको उसी टर्म को रिकॉर्ड करेगी। अगर मनी की टर्म में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं करेगी, सिर्फ मनी की टर्म में जो ट्रांजैक्शन है उसी को रिकॉर्ड करेगी। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से मनी की टर्म में जो ट्रांजैक्शंस हो रही है उसी को रिकॉर्ड करना होगा। उसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शंस है, मतलब कि ट्रांजैक्शन कोई भी एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको चैप्टर फर्स्ट में, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स वाला। अकाउंटिंग जो होती है इग्नोर करती है किसको, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स में। जैसे कि फर्म के अंदर कुछ वर्कर्स हो गए, आपस में लड़ाई हुई उनकी, तो उस वजह से 3 दिन फर्म क्या है, बंद रह गया। तो उसमें क्या है, हम उसको इग्नोर करते हैं। अकाउंटिंग जो इग्नोर करेगी, जो 3 दिन है उससे रिकॉर्ड नहीं करेगी बुक्स में, यहाँ 3 दिन बंद रखा है, उसमें क्या नुकसान हुआ, फिर उसको नहीं रिकॉर्ड करेगी। क्यों? इसमें मनी मेजरमेंट नहीं आ रहा, मनी की तरह में हम मेजर नहीं कर सकते उसको। जो ट्रांजैक्शंस को हम मनी की टर्म में मेजर्स कर सकते हैं उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, ये देख लेते हैं एक बार हम।
इसमें क्या लाइफ ऑफ बिजनेस है, मतलब कि मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे कि ये मान लो जो बिजनेस की लाइफ है ये 50 इयर्स की है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हर साल क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। हर साल तो बैलेंस शीट बनेगी ना, प्रॉफिट लॉस भी हम हर साल निकालेंगे। तो ये क्या है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है। जब से बिजनेस स्टार्ट होता है और जब एंड होता है, हम ये नहीं करेंगे कि हाँ हमने 50 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया और आज हम बंद करें, तो ये नहीं कि हम इसमें आज निकालेंगे हाँ पूरे 50 साल में कितना हमारा प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। हम क्या करेंगे, 50 साल पहले जो हमने स्टार्ट किया था तब से लेके आज तक जितने भी इयर्स आए हमारे 50 इयर्स में हर साल हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाले होंगे। या फिर एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आज हम स्टार्ट करें बिजनेस को, इसकी जो लाइफ साइकिल होगी हम नहीं जानते कितनी होगी, तो इसे हम क्या करेंगे, हर साल जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा हम हर साल निकालेंगे। हर साल बैलेंस शीट बनेगी, आप कितना एसेट्स इंक्लूड कर रहे हैं कितना लायबिलिटी है उसकी, हर साल निकालेंगे। तो ये सभी लाइफ ऑफ वो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में यही है खाली, ठीक है। एक्चुअली का वही लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीरियड्स। जो बिजनेस की लाइफ होती है उसे तोड़ दी जाती है कुछ स्मॉल पीरियड में, जनरली 12 मंथ। इट इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बिजनेस की लाइफ साइकिल होती है, मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कि बिजनेस की लाइफ साइकिल ही 50 इयर्स की है, तो इसको कुछ पार्ट में तोड़ दिया गया है, मतलब 50 साल में तोड़ दिया गया है। जनरली इसमें बताया जाता है जनरली 12 महीने के हिसाब से तोड़ दिया जाता है, मतलब हर साल एक एक साल में इसको तोड़ दिया गया है, मतलब एक साल में 12 महीने होते ही हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट पीरियड प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, लाइफ ऑफ बिजनेस भी बोल सकते हैं। अगर अकाउंटिंग के हिसाब से इसको क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद है हमारा पॉइंट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, कि अकाउंटिंग थ्योरी में अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है, तो अगर हम पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। Accounting is the principle. This should be complete and understandable reporting on the financial statements of all significant to information relating to the economy affairs of the entity. Example, contingent liabilities are shown as footnote. फुल डिस्क्लोजर में क्या बताया जा रहा है कि जो अकाउंटिंग हमारी होती है, जो हम अकाउंटिंग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हैं, ये क्या होता है, फुल डिस्क्लोजर होती है। इसमें क्या है, हर चीज मतलब कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो इस प्रकार से बनाई जाती है जो कि पूरी कंप्लीट रहती है और अंडरस्टैंडेबल होती है, ठीक है। और जो रिलेटेड होती है किससे, इकोनॉमी अफेयर्स से। मतलब मैं एग्जांपल ले ले रहा हूँ, जैसे आप क्या कर रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, तो उसमें आप देखो ये देखोगे कि हाँ पूरे ईयर में हमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है ना, ये तो निकालोगे निकालोगे प्रॉफिट एंड लॉस, कितना बिजनेस में हमने एसेट्स लगाए हैं और कितनी हमारी लायबिलिटीज है। मतलब कि इसमें अगर आप कुछ भी निकालें फुल डिस्क्लोजर होती है, मतलब हमारी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है फुल डिस्क्लोजर होती है। इसलिए क्योंकि उसमें कुछ छिपता नहीं है, सारा कुछ दिखा देती है पूरे साल के अंदर कि हाँ कितना वो फर्म की एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना डेब्ट है ना, सारा कुछ दिखा देती है, ठीक है। बस इतना जानो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है, जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है इस हिसाब से होती है कि उसमें कुछ छिपता नहीं है, पूरा कुछ दिखा देती है, ठीक है, हर ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद क्या है हमारा मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब ये देख लेते हैं कि मेटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या होता है। मेटेरियलिटी मतलब होता है इंपॉर्टेंस, इतना आप समझ लेना कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से होता है ये इंपॉर्टेंस, ठीक है। कैसे होगा, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मुकेश अंबानी जी हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये रास्ते से जा रहे थे, इनके 500 रुपए खो गए, ठीक है। ये आप समझ लीजिए ना कि मुकेश अंबानी जी है अपने बिजनेस रिलायंस में जा रहे थे, उनके रास्ते में 500 रुपए खो गए। वही दूसरी तरफ राजू पनवाड़ी है, जो कि उनके घर के नीचे उनकी जो भी पान की दुकान है कोई भी होगी, तो उनके भी 500 रुपए खो गए। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो 500 रुपए खोए हैं किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मुकेश अंबानी के 500 रुपए इंपॉर्टेंस रखते हैं, नहीं रखते, क्योंकि उनके पास तो करोड़ों की या पता नहीं कितनी संपत्ति होगी, तो उनके 500 रुपए मायने नहीं रखते। तो वो क्या करेंगे, जो 500 रुपए इनके खोए वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स में। पर वो जो राजू पनवाड़ी होती है तो 500 रुपए बहुत कुछ है, वो क्या करेंगे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 500 रुपए रिकॉर्ड करेंगे।
तो इसमें यही है कि ये वो मैटेरियलिटी प्रिंसिपल में यही है कि इम्पोर्टेंस क्या है हमारे अकाउंटिंग के अंदर, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस होगा, मतलब कि फर्म के लिए जो इम्पोर्टेंस होगा उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके अलावा कोई भी चीज है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, इतना सब समझ लिया। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कोस्ट ऑफ हिस्टोरिकल कोस्ट प्रिंसिपल। ये देख लेते हैं क्या याद है कि कोस्ट ऑफ हिस्टोरिकल प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के हिसाब से फिक्स्ड एसेट्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, इग्नोर मार्केट प्राइस। इसमें ये बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल के हिसाब से जो फिक्स एसेट्स होती है हमेशा रिकॉर्ड की जाती है, इग्नोर किया जाता है क्या, मार्केट प्राइस को। कैसे होगा मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। बिजनेस ओनर है, वो क्या करते हैं, उन्होंने ये फर्म के अंदर मशीन लगवाई। कितने में लगवाई थी वो मशीन? 2 लाख रुपए में। कब लगाई थी? 2 साल पहले, ये पिछले साल ही मान लो। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की एक मशीन लगवाई थी पिछले साल। ठीक है, पर उसी मशीन का प्राइस जो है आज के समय में, मतलब इस साल की तरफ हो गया 1.5 लाख रुपए। पर हम उस समय इसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे, या फिर किसी वजह से हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। हम इस साल रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब ये मान लीजिए आप, ये पिछले साल हमने वो मशीन लगवाई थी 3 लाख रुपए में, पर वही मशीन का प्राइस अब जो है 1.5 लाख रुपए हो गया है। तो क्या हम इसको किस अमाउंट में रिकॉर्ड करें? क्या हम 2 लाख रुपए में करेंगे या फिर 1.5 लाख रुपए में? हमें इसमें यही बताना है जो मशीन हमने 2 लाख रुपए में लगवाई थी पिछले साल, उसको हम किस अमाउंट के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से करेंगे या फिर जिस अमाउंट में हमने खरीदी थी उसके हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, जो मशीन हम जिस समय, जो उसका मार्केट प्राइस था, जितने अमाउंट में हमने खरीदी थी उसको रिकॉर्ड करेंगे। आज के समय में इसका क्या प्राइस है हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब किससे है कि जिस समय हमने वो मशीन खरीदी थी उस समय उसका अमाउंट कितना था। इसका मतलब समझ गए, कॉस्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट में मतलब कि पास्ट में उसका अमाउंट जो हो, जिस समय हमने खरीदा है उसी को हम नोट करेंगे, उसके अलावा जिस समय मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है हम उसे इग्नोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट है हमारा रियलाइजेशन प्रिंसिपल्स। एक बार ये भी देख लेते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मार्केट और रियलाइजेबल वैल्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन द एसेट्स इज एक्चुअली सोल्ड। मतलब यही है इसमें, जैसे कि यही सेम एग्जांपल मैं फिर दे दे रहा हूँ। जैसे हमने क्या किया पिछले साल, वो 4-5 साल पहले कोई वो फर्नीचर या मशीन कुछ भी ले ली क्या, हमने उसे खरीदा था 2 लाख रुपए में। उस समय 2 लाख रुपए में था वो सामान, पर वही सामान आज कितने का हो गया? 1 लाख रुपए का। एग्जांपल के साथ समझे दे रहा हूँ आपको, इसलिए बस नाम से पता चल रहा है रियलाइजेशन प्रिंसिपल। मतलब कोई सामान है, हमने कोई एसेट्स हमारी हमने क्या 2 लाख रुपए में खरीदी थी, वही मार्केट प्राइस आज उसका क्या है? 1 लाख रुपए। तो यही रियलाइजेशन प्रिंसिपल, मतलब हमने जो खरीदा था कितने में? 2 लाख रुपए में, उसकी उस समय 3-4 साल पहले मार्केट प्राइस कितनी थी? 2 लाख रुपए। पर वही आज की उसकी मार्केट प्राइस जो है 1 लाख रुपए है। तो यही रियलाइजेशन प्रिंसिपल है। ठीक है, बस यही है इसमें कि हाँ किस समय हमने कितने अमाउंट में खरीदा था और आज हम जो सेल कर रहे हैं उसका मार्केट प्राइस कितना है, बस यही निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉइंट है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। इसको ये देख लेते हैं क्या है ये। According to this principle, provide all anticipated losses but do not account anticipated profits. एग्जाम्पल पे प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, एग्जाम्पल का बाद में समझेंगे। ये मान लीजिए कन्वर्टिज्म मतलब क्या होता है, मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे ही फर्म को अगर लगता है कि फर्म, जैसे एग्जाम्पल पे हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है 12 महीने का होता है, वो तो आप जानते ही हो। इसमें क्या है, इनको लग रहा है कि हम लॉस की तरफ जा रहे हैं। अगर बिजनेस ओनर को ये लगता है कि हाँ हम लॉस की तरफ जा रहे हैं, तो वो उस लॉस को इम्प्रूव करने में लग जाते हैं। वो चाहते हैं कि हाँ इसको इस हिसाब से इम्प्रूव किया जाता है। जैसे उनको लगता है हाँ उनकी कोई फर्म है, उनके सामान सेल नहीं हो रहे हैं, मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो क्या कर सकते हैं? एडवर्टीजमेंट करवा सकते हैं मार्केटिंग के लिए। या फिर अगर लगता है स्टाफ ठीक नहीं है,
जैसे एक दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फर्म है, कुछ सामान अगर वो सेल करती है, परचेस परचेस और सेल का काम है उसका, तो उसको लगता है कि हाँ हम लॉस में जा रहे हैं, उनका सामान सेल हो ही नहीं रहा है आपके, तो वो क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कराने के लिए कुछ नए स्टाफ रख सकते हैं, या फिर एडवर्टीजमेंट करवा सकते हैं कि लॉस से बचा जा सके, अगर लगता है उनको हम लॉस की तरफ जा रहे हैं तो उससे किस प्रकार से बचा जा सकता है, उस लॉस जिस वजह से होते हैं उन एक्टिविटी में इंप्रूव लाना, वही क्या कहलाते हैं, कन्वर्टिज्म। समझ गए आप, इतना समझ गए आप ना। एग्जांपल पे प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट, ये आप प्रोविजंस वगैरह क्या होते हैं ये आप आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, अभी बस इतना जान लो कि हाँ अगर लगता है कि फर्म को हम लॉस की तरफ जा रहे हैं तो कुछ स्टेप उठाती है फर्म कि हाँ उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाती है कि हाँ लॉस ना हो, इसी तरीके से हम प्रॉफिट में आए। ठीक है, कोई सामान है जैसे कि हम पे क्या है, कुछ ऐसे सामान है जो कि एक साल में खराब हो जा सकते हैं, हमें वो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे हम कुछ सामान ऐसे खरीदे हैं, जैसे हमारी मिठाई की शॉप है, एग्जांपल मिठाई की शॉप है, तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे 150 रुपए की एक पूरी मिठाई, 1 किलो जो भी होगी, 1 केजी 2 केजी जो होगी, 150 रुपए किलो है। ठीक है, वही हम देख रहे हैं हाँ भाई ये मिठाई खराब हो सकती है, तो हम इसको क्या करेंगे, मिठाई खराब होने से क्या पूरा सामान इनका हो जाएगा, पूरे लॉस में चले जाएंगे, तो ये क्या स्टेप उठा सकते हैं, इसको 150 रुपए में से हटा के 80 रुपए में बेच सकते हैं, 80 रुपए केजी के हिसाब से। तो ये क्या है, एक तरीके से ऐसा स्टेप उठाया गया कि हाँ पूरे लॉस से बचा जा सके, ये कि कुछ तो लॉस होगा इनको पर पूरा लॉस नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ के हो गया आप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। ये आखिर मैचिंग प्रिंसिपल होता क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंसेस इन द सेम ईयर। इसमें ये बताया जा रहा है मैचिंग प्रिंसिपल में, जैसे हम कोई सामान है, कोई सामान हम सेल कर रहे हैं, रेवेन्यू भी जिसको बोल सकते हैं, सेल करें कोई सामान को कितने रुपए में, 150 रुपए में। ठीक है, वही 150 रुपए का हम सामान सेल कर रहे हैं, ऐसा तो थोड़ी कि हाँ हमारे पास सामान पहले से आ गया, हमने कहीं से खरीदा होगा, है ना, ये तो मैन्युफैक्चर करके लाए होंगे, तो उसकी जो मतलब कि अब ये मान लो 150 रुपए का हम कोई सामान सेल कर रहे हैं, वही सामान हमको पड़ा था कितने रुपए का, 100 रुपए का। ये मान लो कि ये सेल है, ये हमारी कॉस्ट है 100 रुपए। तो ये क्या एक मैचिंग प्रिंसिपल हो गया, एक तो आपकी इनकम जो आ रही है 50 रुपए की आ रही है इसमें, इसे छोड़ो, कोई सामान हम 150 रुपए का सेल कर रहे हैं, ठीक है, और हमें उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी थी, कितने रुपए का वो सामान हमें पड़ा था, 100 रुपए का, 150 रुपए का तो सेल कर रहे हैं, 100 रुपए हमें वो कॉस्ट पड़ी थी, तो कहीं ना कहीं मैचिंग प्रिंसिपल आ जा रहा है, आप हमारी जो सेल हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है टोटल कितने रुपए का हो रहा है, 150 रुपए का, और हमारी कॉस्ट एक्सपेंस कितने हुए थे उस पे, 100 रुपए के, तो कहीं ना कहीं मैचिंग प्रिंसिपल हो रहा है, इसी को हम मैचिंग प्रिंसिपल बोलेंगे। हमको अगर कहीं से इनकम हो रही है तो साथ के साथ एक्सपेंस भी तो हो रहा है, तो यही मैचिंग प्रिंसिपल होगा। ठीक है, इसके बाद पॉइंट हमारा डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल। अब ये देख लेते क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एक्सपेक्ट। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है प्रिंसिपल के हिसाब से, जितनी भी बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन होंगी उनके दो एस्पेक्ट होंगे, कौन कौन से, एक होगा हमारा डेबिट और दूसरा होगा हमारा क्रेडिट। ये देख लेते हैं कि डेबिट क्या होता है, जैसे हम कोई सामान खरीद रहे हैं, एग्जांपल पे जैसे हम क्या करें, कुछ सामान को सेल कर रहे हैं, हम सामान तो हमारे पास से जा रहा है, बदले हम पे क्या आ रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है। देखो मैं समझा दे रहा हूं, जैसे कोई हम सामान सेल कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स तो हमारे पास से जा रहे हैं, बदले में उसकी क्या आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। ठीक है, सामान तो हमारे पास आउट हो रहा है, मतलब आउट हमारे पास से निकल जा रहा है, पर कैश इन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब कैश डेबिट हो रहा है और जो गुड्स है वो क्रेडिट हो रहा है। समझ गए इतना, इसका भी पूरा एक चैप्टर है जर्नल नाम से, वो आप आगे समझेंगे क्या होता है, कैसे है, क्योंकि बस इतना जानो डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल होता है ये। ठीक है,
उसके बाद क्या है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। ये सेम एक्चुअल जैसा है, कुछ टाइम पहले अभी थोड़े पहले मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल क्या होता है, सेम वैसे ये भी है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। इसमें क्या है, revenue is recognized when right to receive it is established। मतलब क्या है इसमें, जैसे वही एग्जांपल, जैसे हम 5 मई को कोई सामान सेल कर रहे हैं और उसका जो कैश है हम कब रिसीव हो रहा है 5 जुलाई को, तो हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री कब करेंगे, जिस दिन हम सामान को सेल कर रहे हैं उसी दिन इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, अपनी सेल्स बुक में, अपनी बुक्स में उस दिन रिकॉर्ड करेंगे। हम इस दिन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जिस दिन हम सामान सेल कर रहे हैं उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसमें क्या है देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। तो ये देख लेते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे हम कोई सामान परचेज कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, हम इसकी रिकॉर्डिंग कब कर सकते हैं, कैसे करेंगे रिकॉर्डिंग, ये देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग, इसको रिकॉर्ड किस प्रकार से किया जाएगा। जैसे हम कोई सामान परचेज कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि हमने मुंह से बोल दिया यहाँ पर कोई हम सामान, हमने ये सामान खरीदा, उसका हमें कुछ तो प्रूफ चाहिए होगा, जिसे हम एविडेंस, सबूत, सबूत चाहिए होगा। सबूत में क्या आ सकते हैं, बिल आ सकते हैं, है ना, इनवॉइस बिल हो सकते हैं, हाँ भाई ये सामान इतने अमाउंट का हमने खरीदा है। तो वही इसमें वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, जैसे कोई बिजनेस है, कोई भी ट्रांजैक्शंस करता है, उसका साथ के साथ बिल एविडेंस चाहिए होता है रिकॉर्ड करने के लिए। सेम इसमें यही है, ठीक है, समझ गए इतना। इसके बाद है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट। तो एक बार देखेंगे ये भी क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स। There are written policy documents issued by expert accounting body each country. In India, accounting standards are issued by ICAI with MCA and consultation of NFRA. तो ये देखें क्या है इसका मतलब। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे। सब सब कंट्री के अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। मतलब सब कंट्री के, जैसे इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मन हो गई, इनके क्या है, इनकी कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होंगे सब अलग अलग होते हैं, ठीक है, जिसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बोल सकते हैं। इतना समझ गए। जो इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो कौन इशू करते हैं, देख लेते हैं। इंडिया का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो इशू करते हैं आईसीएआई, जिसको सपोर्ट कर, किसके सपोर्ट के साथ करते हैं, एमसीए, जिनको हम बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। और कंसल्ट किसके साथ कर सकते हैं ये, एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। मतलब क्या है इसमें, कोई भी अगर प्रिंसिपल्स लाने अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है, कुछ रूल्स नए चेंज, कुछ अकाउंटिंग के रूल्स चेंज करने हैं, तो आईसीआई इशू करेगा। कैसे इशू कर सकते हैं, उनका सपोर्ट होगा पहले एमसी के साथ, फिर आईसीआई एमसी के बाद कंसल्टेशन करेंगे किसके साथ, एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इंडिया के अंदर बता रहा हूं मैं, सबका अलग अलग है, ठीक है, इतना समझ गया। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू कर सकते हैं, आईसीआई। कैसे इशू करेंगे, पहले वो सपोर्ट लेंगे किसका, एमसीए का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स का, फिर कंसल्ट करते हैं किनसे, एनएफआरए, ठीक है, कि हाँ रूल्स, इन दोनों के बिना रूल्स इशू नहीं हो सकते हैं। सिर्फ आईसीआई अपने आप से नहीं कर सकता, उसको किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, एमसी का सपोर्ट चाहिए होगा, और वो रूल्स को किसके आगे रखेगा, एनएफआरए के पास। तभी अगर यहाँ से अगर परमिशन मिल जाती है तब ही ये इशू कर सकते हैं, ना तो नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कुछ रूल से चेंज लाना होगा तो इसी स्टेप की वजह से हो सकता है। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि अकाउंटिंग के एडवांटेज आके हैं क्या। पहले हमारा स्टैंडर्डाइजेशन, की जो अकाउंटिंग होती है यूनिफॉर्म के हिसाब से होती है। जैसे कि आप देखते हो स्कूल्स में क्या होती है, कुछ यूनिफॉर्म फिक्स है, यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो स्कूल के हिसाब से। उसमें क्या है कि रूल्स बनाए गए कि हाँ इस दिन ये यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, सब एक जैसे पहन के आते हैं हर क्लास के बच्चे, है ना। तो वैसे अकाउंटिंग का है, उसमें क्या है कि कुछ स्टैंडर्डाइजेशन है, मतलब क्या है, कुछ रूल्स है जो आईसीए के द्वारा फिक्स कर दिए जाते हैं कि हाँ भाई ये जो रूल्स है इसको सब फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है सब कंपनियां अपने हिसाब से कर रही है, सब फर्म अलग अलग रूल्स फॉलो करें, नहीं, उनका सिर्फ एक ही रूल्स होगा जो कि आईसीआई इशू करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कंपैरेबिलिटी, कि
उनके रूल्स वो कुछ कंपेयर किया जा सके। जो एडवांटेजेस हैं स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होगा कि वो सबके एक जैसे रूल्स होंगे, है ना, सेम होंगे रूल्स, सेम लिख सकते हो आप यहाँ पे, सारे रूल्स सेम होंगे। फिर कंपेरेबिलिटी कि कंपेयर करे जा सकते हैं, आपस में कंपेयर किए जा सकते हैं, है ना। फिर रिडक्शन इन स्कोप ऑफ विंडो ड्रेसिंग, मतलब क्या है इसमें, जैसे कि कोई फर्म होती है, जैसे जब मैंने आपको विंडो ड्रेसिंग का बता रखा है पहले वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, कि विंडो ड्रेसिंग आपकी होती क्या है। तो वैसे क्या है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो एडवांटेज होते हैं वो किसमें हेल्प करेंगे, हमारी क्या एडवांटेज हो सकते हैं उससे, कि ये जो विंडो ड्रेसिंग होती है उसको कम करने में, मतलब कि अपनी तरफ से जैसे फर्म होती है कुछ ना कुछ दिखा दे कि हाँ कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है, जीएसटी में कुछ नुकसान ना कर दे। तो इस वजह से क्या है, कुछ विंडो वो एडवांटेज होती है इसमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, एडवांटेज होती है इसकी में कि विंडो ड्रेसिंग को वो कम कर देते, रिडक्ट कर देते, ठीक है। इसके बाद पॉइंट है हमारा, कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखते हैं, पहला जो हमारा आया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या था वो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आया था, कब था वो, 1970 में। फिर इसके बाद जो आया हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, कब आया ये, आईएफआरएस 2000 में, 2000 में आया है। तो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया को आगे से जैसे जो सब, जैसे ग्लोबल ग्लोबल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसको आप बोल सकते हो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन्होंने क्या बोला इंडिया को कि आप भी इंटरनेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करो। तो इंडिया ने क्या किया, इन दोनों को मिला के एक कर दिया इन्होंने, मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को मिक्स कर दिया, आपस में मिला दिया। इसका नाम क्या पड़ा, आईएनडीएएस, ठीक है, आपस में कवर कर दिया, कवरेज कर, कन्वर्ज बोल सकते हैं हम जिसको, आपस में कन्वर्ज कर दिया है, जिसका नाम पड़ा है क्या, आईएनडीएएस, ठीक है, समझ गए इतना। इसके बाद है बेनिफिट ऑफ वो कन्वर्जेंस, कि आपके बेनिफिट क्या है कन्वर्जेंस के, तो देख लेते हैं हम। इट इम्प्रूव्स इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, कि ये जो वो कन्वर्जेंस आए हैं जो कि ग्लोबल की जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जो इंडिया की अगर कन्वर्ज कर दी गई है तो इन्वेस्टर्स को भी काफी हेल्प करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, और देशों की अकाउंटिंग पढ़ेंगे, उनके प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, पर कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो भी बाहर से आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे, वो भी कहीं ना कहीं इंडियन की अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, उनके कॉन्फिडेंस में इंप्रूव लाता है। जो हमारा कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्जेंस हुआ है इंडिया का रूल वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, वो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस में इंप्रूव लाता है। कैसे लाएगा, अगर इन्वेस्टर्स को सारे प्रिंसिपल्स पता होंगे तो उसको काफी हेल्प मिलेगी इंडिया के फर्म के उसको, जैसे कोई इन्वेस्टर सब फर्म में क्या करे, अपना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा तो उसको पता रहेगा, हाँ भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से उसको काफी कॉन्फिडेंस फील होगा इन्वेस्टर्स को, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्लोबल कंपैरिजन टू इजियर, इसमें क्या है, जो फर्म होगी वो कंपेयर कर सकती है ग्लोबल में और कंपनी के हिसाब से, ग्लोबल में जितनी भी कंपनी से फर्म है उसमें आपस में कंपेयर कर सकते हैं ये, ठीक है, अपने हिसाब से कि हाँ हमारा क्या रैंक है और बाहर के देशों में क्या रैंक है कंपनी का, ठीक है। फिर दूसरा क्या है हमारा, तीसरा, ग्रुप कंसोलिडेशन इज पॉसिबल, तो जो फर्म्स होगी उसको ग्रुप के हिसाब से, मतलब ग्रुप मतलब एक ही रूल को, जैसे आईएनडीएस, जैसे कि वो अमेरिका की कुछ कंपनी हो गई, इंडिया की होगी, पास जो भी होगी, जो भी कंपनी होगी, उसको आपस में कंपेयर करने में काफी हेल्प होगी, मतलब एक ही रूल सब जगह रहेगा। जैसे कि ग्रुप में क्या रहेगा, जैसे कि अमेरिका की 10 कंपनी मान लो, रशिया की 10 कंपनी मान लो, इंडिया की मान लो, क्योंकि जो कंपनी होगी आपस में ग्रुप में जैसे अगर एक ही रूल सब फॉलो करेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मिक्स वो काफी वो होगा, पॉसिबल होगा कि एक ही हिसाब से समझा जा सके, ठीक है, इतना समझ गए। तो बस इतना ही है बस इस चैप्टर में। तो बस हमारा चैप्टर थर्ड यही कंप्लीट होता है, तो हम आपसे जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 4। तो तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप एक काम करिए, अगर आपको ये नोट्स अगर सॉफ्ट कॉपी इसकी चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके बाय कर सकते हैं, कुछ छोटा सा ही अमाउंट होगा, तो मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे बाद में कि क्या अमाउंट है। जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे, उनकी पीडीएफ को आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं।
तो बस इतना ही था आज के चैप्टर में। तो हम जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके अपने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।